सोहेग करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती पुणे। सर आप में से बहुत से लोग क्या बेसिकली मैक्सिमम लोग बहुत ही परेशान थे क्योंकि काफी टाइम से यार कोई भी लेक्चर नहीं जा रहा था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, मेरी जो तबीयत थी बेसिकली वो नहीं सही चल रही थी, अभी भी कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ, लेकिन इतना रोकना भी आई गेस सही नहीं रहेगा, तो जितना थोड़ा बहुत हो पा रहा था आई गेस की स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। और आप लोग यार किसी भी चीज़ की टेंशन मत लिया करो, आपको जो डेट दी गई है उस डेट तक मैं सारा सिलेबस आपका कंप्लीटली एंड करूंगा, भाग के कहीं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। हमारे को हो सकता है बीच में पे सब करने के लिए एक दिन में 2-2 लेक्चर डालने पड़े या लेक्चर की ड्यूरेशन इंक्रीज करनी पड़े, वो हम कर करके अपना सिलेबस टाइम पे ही पूरा करेंगे, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, आप बस साथ साथ रिवाइज करते रहिए करो, इतना काम कर लिया करो, ठीक है। एंड थैंक यू जो भी आपने सपोर्ट दिखाया, जो भी आपने प्यार दिखाया इस टाइम के अंदर, थैंक यू सब चीज़ के लिए। और मैं ट्राई करूँगा कि ऐसा कभी वापस ना हो, क्योंकि हमने नया सीरीज स्टार्ट की थी एंड मैं अपने बाकी कामों के अंदर भी बिजी था, तो वो चीज़ मैं कर नहीं पाया। अब लेकिन मैं यही करूँगा कि थोड़ा बहुत एडवांस में, मतलब 4-5 लेक्चर्स एडवांस ही कर लूँगा अपने आप को, ताकि आप कभी भी लैग ना करो। बाई चांस अगर मेरे एंड से कोई दिक्कत आती भी है तो लेक्चर्स कंटिन्यूसली डलते रहे, ठीक है। तो वो चीज़ हम जल्दी अभी ट्राई कर लेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आई होप आप सभी लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो यार गलत बात है, ऐसा मत किया करो, टाइम वेस्ट होता है। आप बेसिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझा करो कि हमारे को जिसके अंदर अपना जो भी 2-4-5 चैप्टर हो चुके हैं, हालांकि अभी 2 ही हुए हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट हमको उनको अच्छे से तैयार कर ले। आप सेल चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, हमने सेल कंप्लीटली पढ़ लिए, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर हम सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं, तो आप एक बार अपने ओर से एनसीईआरटी से पढ़ लेते। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप अपने दिमाग के अंदर रखो और कर लिया करो, और किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो यार, हर चीज़ बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से खींच करके ले जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम मेरे पे है, मैंने पहले भी कहा था, आप लोग बस पढ़ते रहिए अपना मस्ती से, ठीक है। तो यार आगे हैं वापस बिना किसी देरी के, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही प्यारा सा नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। सो जो भी लोग नहीं जानते हैं उनको अगर थोड़ा सा बताऊं तो हम यूट्यूब के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा बैच चला रहे हैं, विश्वास बैच। ये आपके लिए बेसिकली बायोलॉजी के लिए है। अगर आप नीट 2026 के लिए 27 के अंदर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें एंड ये लेक्चर्स बाय हार्ट फॉलो करना स्टार्ट करो, आपका जो काम है वो हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है? बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, जितना सिंप्लीफाइड करके चीज़ों को परोसा जा सकता है वो काम मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, एक जो बच्चे नोट्स कह रहे थे, नोट्स डालने लग चुके हैं ऑलरेडी, और मैं आपको नोट्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक साथ दिया करूँगा, ये चीज़ ध्यान रखना, तो थोड़ा वो मैनेज कर लेना। मतलब जैसे सेल डिवीजन के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, हम इसको 3 लेक्चर्स के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे, तो मतलब जब 3 लेक्चर्स आ जाएंगे उस दिन आपको कंप्लीट के कंप्लीट नोट्स सारे एक साथ पूरे चैप्टर के टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? तब तक अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, उसी के साइड में लिख लीजिए, मैं भी उसी की लाइन से यूज़ करता हूँ, आप वहाँ पर हाईलाइट कर लो उसको, या तो ठीक है। और या फिर आप अगर नोट्स बना रहे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो बेसिकली नीट बायोलॉजी के अंदर मेरे खुद के 351 मार्क्स आए थे। ICR एक एग्जाम होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 आई थी एंड करंटली अभी मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी बारामती में, राइट, ठीक है। सो आओ अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं नया। बेसिकली अब हमारे पास जो नया चैप्टर है वो हमारे पास है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो आओ यार पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम बात करते हैं। नाइस, ठीक है, आ जाओ। अब बेसिकली तुम्हारे पास जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। कैसे? एक पार्ट में हम बात करेंगे कि सेल साइकिल क्या है, एक पार्ट में हम बात करेंगे कि सेल डिवीजन क्या है। समझो, एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं कि आपको देख करके इन चीजों को बहुत ज्यादा हैरान होना चाहिए, बहुत ही फैसिनेटिंग थिंग बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलती है कि कैसे हम जो थे एक सिंगल सेल, एक जाइगोट बने थे, और वो एक सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होकर के किस तरीके से कंप्लीट ह्यूमन बॉडी फॉर्म कर लेता है। अरे जब आप मम्मा के यूट्रस के अंदर होते हो, मम्मा के पेट के अंदर होते हो, आप एक जस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हो, आप एक जाइगोट होते हो जो सिंगल सेल्ड चीज है, वो डिवाइड होकर के कंटिन्यूसली क्या करता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट बॉडी क्रिएट कर लेता है। किसकी वजह से? सेल डिवीजन की हेल्प से। अब सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन बेसिकली क्या है कि जो एक सेल है तुम्हारा वो जो 2 डिब में डिवाइड हो जाता है उसको ही क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोल सकते हैं सिंपली। अब सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल बेसिकली हम उन सिक्वेंशियल इवेंट्स को बोलते हैं
जो सेल डिवीजन मतलब सेल के डिवाइड होने से पहले जितने भी आपके फेजेस होंगे, जो भी आपके स्टेप्स होंगे, जो भी जिस तरीके से भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, उन सब सिक्वेंशियल इवेंट्स को मिला करके हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। जी समझ में आई? इस तरीके से बेसिकली होता है। बेसिकली देखियो, अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी की पर्सपेक्टिव से। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना होगा, सॉरी, आप लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना होगा, कैंसर। सब लोगों ने लगभग जनरली सुना ही होगा, ठीक है। कैंसर क्या है? कैंसर क्या है अगर आप लोगों ने कभी इधर उधर पढ़ा हो तो बेसिकली कैंसर है क्या कि जो आपके सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहे हैं। मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करे जा रहे हैं। आप ये देखो, जो भी सेल्स होते हैं, जितने भी तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है, तुम्हारे को मैंने बताया था क्या, डीएनए, जिसको हमने Z प्लस सिक्योरिटी दी थी, डबल मेम्ब्रेन लगाई थी, याद है ना, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सारी चीजें क्लिक होनी चाहिए दिमाग के अंदर, रिवाइज करते रहो कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये चीज थी। अब डीएनए के ऊपर क्या होता है ना, जब भी आपकी एक सेल फॉर्म हो जाती है, डीएनए ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये एक बंदा है, इसका कलर क्या होगा, ये एक बंदा है, इसके बालों का कलर क्या होगा, इसकी आंखों की कलर क्या होगा, इसका स्किन टोन कैसा होगा, इसके स्किन का टेक्सचर कैसा होगा, इसकी बॉडी हेयर कितने होंगे, इसका दिमाग किस तरीके से काम करेगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, सब चीजें कहां लिखी हुई है, आपके डीएनए के ऊपर लिखी हुई है। सिमिलरली अगर सेल के पर्सपेक्टिव पर जाकर के देखें तो सेल का लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए, एक सेल कितने टाइम तक जिंदा रहेगा, ये इंफॉर्मेशन भी कहां प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली बात है डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होगी। अब डीएनए के ऊपर एक इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट होती है कि एक जो सेल है वो अपनी लाइफ के अंदर कितनी बार डिवीजन शो करेगा। समझ में आ गया कि एक जो सेल है वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर कितनी बार डिवाइड कर सकता है, ठीक है, कितने टाइम के बाद डिवाइड करेगा। इस तरीके की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कहां प्रेजेंट होती है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है। बट मान लो डीएनए के ऊपर म्यूटेशन हो जाए इसी पार्ट के ऊपर, अब सेल को ये पता ही ना रहे कि मेरे को कितनी बार डिवाइड करना था। मान लो एक सेल है, उसको जीवन के अंदर 10 बार डिवाइड करना था, ठीक है, लेकिन वो भूल गया कि मेरे को 10 बार डिवाइड करना था, तो क्या वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा? हाँ। तो क्या वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गया? हाँ। क्या वही कैंसर है? हाँ। समझ में? तो रियल लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो हमारे लिए जो सेल डिवीजन है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। आप सिंपली देखो ना, मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया था, आपके पास देखो जो जाइगोट होता है एक सिंगल सेल चीज होती है, ये हमारे पास जाइगोट है। जाइगोट बाद में पूरी कंप्लीट एक तुम्हारी देखो, अगर मैं शॉर्ट के अंदर बनाऊं तो देखो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं, सिर्फ किसकी हेल्प से, सेल डिवीजन की हेल्प से। चीज समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। किस तरीके से, सिर्फ देखो, एक से हमारे को क्या लगता है कि सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल से 2 सेल बने, बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से हम इसको देखते हैं, बहुत ही एक सिंपल चीज मानते हैं। लेकिन आप देखो इस वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है कैंसर, पता है ना, जिसका अभी तक हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। और वो किसके कारण हो रही है, सिर्फ किसके कारण, कि सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहा है उसके कारण। कि मतलब आपकी जो सेल है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा कि वो कितना डिवाइड करेगी, कैसे डिवाइड करेगी। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। चीज समझ में आई? ठीक है, सॉरी, बेसिकली थोड़ी बहुत तबीयत अभी भी खराब ही है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ आएगी कि अगर इतना ही हमारे पास है तो क्यों हम इस चीज़ को क्योर नहीं कर सकते। देखियो जो कैंसर है बेसिकली वो, आप ये देखो, एक बहुत ही अच्छी चीज़ की तरफ इशारा भी है। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो कैंसर के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब वो, आप ये मान लो, निर्जीव होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, अमरता होती है उनके अंदर, ठीक है, जो कभी मरते नहीं है। अब आप एक चीज सोचो, अनकंट्रोल डिवाइड कर रहे हैं और इमॉर्टल सेल्स है, मतलब जो कभी मरेंगे नहीं, तो क्या एक ऐसी चीज बनती जाएगी जो कभी डेथ ही नहीं हो सकती जिस चीज की। हाँ, अब मान लो हम कैंसर सेल्स की वो प्रॉपर्टी, इमॉर्टल वाली प्रॉपर्टी को यूज कर पाए और किसी तरीके से थोड़ा बहुत जीन के अंदर हेर फेर करके कैंसरस सेल्स को ही हम कंट्रोल डिवाइड करवा सके, तो क्या हम भी इमॉर्टल बन सकते हैं। हाँ, यही बहुत सारे साइंटिस्ट का कुछ क्रू मानता भी है और इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है। हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ हो भी जाए, अभी इन चीज़ों के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते।
चीज समझ में आई। फिर हमने बेसिकली लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर बात किया था कि इस तरीके से जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और हमारे अंदर कैसी होती है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहां तक आपको बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो एक चैप्टर की सोल समझ में आई होगी कि इस चैप्टर में बेसिकली हम देखने के वाले हैं क्यों ये चैप्टर हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझो ना यार, इतनी बड़ी डिजीज जिसका वर्ल्ड में कोई भी आपके पास अभी तक ऐसा कोई उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो किसके कारण हुई है, सिर्फ इसके कारण। आप जस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, सिंगल सेल, आपको आंखों से देख भी नहीं सकता इंसान, उससे आप इतने बड़े एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म हो जाते हो जिसके अंदर इतने सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। हम एक सिस्टम पढ़ने में अपना पूरा पूरा जीवन निकाल सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी है। अगर आप सिर्फ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ो, अगर सिर्फ आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ो, आप सिर्फ ह्यूमन हार्ट पढ़ो, आप किडनी पढ़ो, आप हार्मोनल सिस्टम पढ़ो, आप न्यूरल सिस्टम पढ़ो, हम कंप्लीट सिस्टम को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। इतना एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है, किससे, सिर्फ और सिर्फ। तो कुछ तो खास बात होगी ना इसके अंदर, ठीक है। सो इसी चीज को हमारे को इस चैप्टर के अंदर देखना है कि किस तरीके से आपको जो सेल है वो डिवाइड करता है। सेल साइकिल क्या होती है, जिसका बेसिक्स हमने देख लिया। तो चलते हैं आगे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था सेल थ्योरी, ठीक है। रुडोल्फ वर्क्यू ने हमारे को ये तो बता दिया था कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे, लेकिन वो ये बताने में फेल हो गया था कि नए जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे कैसे। और वो बनने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं मेजरली, एक होता है हमारे पास माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। इनको आगे डिटेल के अंदर पढ़ने वाले, ये पूरा चैप्टर हमारा सिर्फ इन दो पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। अभी इन डायग्राम्स पे ध्यान मत देना ज्यादा, आगे जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, फिर इनको वापस आकर के देखेंगे। आप सिंपली बस यहां पर इतना ही चीज ध्यान रखो, नॉर्मली हमारा जो सेल होता है वो 2n होता है, 2n क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिख नहीं रहा होगा ये, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नॉर्मली हमारे जो सेल्स होते हैं वो 2n उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है, एंड 2c उनके अंदर डीएनए कंटेंट होता है। अब ये क्या है वो आगे हम समझेंगे, अभी सिर्फ ध्यान रखो, ठीक है। आफ्टर माइटोसिस हमारे पास दो सेल्स बनते हैं, पहले चीज तो ये देखो, दो सेल्स बनते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो आपका रीस्टेब्लिश हो जाता है। सिमिलरली आपका डीएनए कंटेंट भी रीस्टेब्लिश हो जाएगा, 2c ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आपके मियोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो डीएनए कंटेंट और हमारे पास क्रोमोसोमल कंटेंट है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, एन एंड सिर्फ सी रह जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, आगे हम बेसिकली समझेंगे कि एन और सी क्या से क्या डबल होते हैं, कहाँ हाफ होते हैं, सब चीज डिटेल के अंदर समझने वाले। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सेल है वो दो तरीके से डिवाइड कर सकता है, या तो माइटोसिस से या मियोसिस से। माइटोसिस के बाद 2 सेल्स बनेंगे एंड मियोसिस के बाद कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, ठीक है। और यहां पर जो आपका डीएनए एंड क्रोमोसोमल कंटेंट है वो रिमेन सेम रहेगा आफ्टर डिवीजन, और इधर क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है बेसिकली। इधर ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आगे बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें कैसे होती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो आपके पास ये चीज यहां पर मैंने लिख रखी है बेसिकली, रुडोल्फ वर्क्यू एक्सप्लेन अस हाउ न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बट उसका मेथड वो नहीं बता पाया था। फिर देखो जो सेल डिवीजन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल क्यों, क्योंकि जो पेरेंट सेल है एंड जो डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल्स मतलब जो डिवीजन उनके बाद जो दो सेल्स बने हैं, क्या वो दोनों आइडेंटिकल है, हाँ। क्या वो दोनों के अंदर क्रोमोसोमल कंटेंट सेम है, हाँ। क्या उन दोनों के अंदर डीएनए कंटेंट सेम है, हाँ। तो इसलिए वो लगभग इक्वल सा हो गया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या आपका क्रोमोसोमल कंटेंट हाफ हो रहा है, हाँ। क्या डीएनए कंटेंट भी हाफ हो रहा है, हाँ। तो क्या रिडक्शन हो रहा है नंबर के अंदर, हाँ। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। चीज समझ में आई। अभी देखो इधर आपके पास जो चीज पीछे समझाइए वो ये बेसिकली यहां पर एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n है एंड डीएनए कंटेंट कितना 2c है, ठीक है। आफ्टर जो डॉटर सेल आपके बने उसके अंदर भी 2n 2c ही है, ठीक है। अब आपका जो मियोसिस है वो दो पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब आपका मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो जो आपका क्रोमोसोमल कंटेंट है वो n हाफ हो जाता है, मतलब मियोसिस 1 के बाद ही, लेकिन डीएनए कंटेंट नहीं होता है। एंड मियोसिस 2 दोनों चीजें हाफ हो जाती है और 4 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस को डिटेल के अंदर हम आगे समझने वाले, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना। हाँ, अब नेक्स्ट एक चीज आती है इंपॉर्टेंट, आप लोग सोच करके बताओ कि ऐसा सेल के अंदर क्या होता है जो उसको जो उसको सेल को जो डिवाइड करने के लिए ट्रिगर करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर उसको ग्रोथ करनी होती है, ठीक है। लेकिन हम हमारे पिछले चैप्टर के अंदर लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ के आए कि जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके अंदर आपकी सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है, ये तीनों कैसी है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, मतलब वो तीनों अलग अलग चीजें हैं। आपकी बात सही है, अगर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो ज्यादा सेल्स तो चाहिए ही होंगे,
तो डिवीजन तेज तेज हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन ये चीज 110% हर बार करेक्ट नहीं होती है। वो उसका फंक्शन है कि अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो वो क्या शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा, वो तो उसका सिग्निफिकेंस होगा ना। मैं उसका कोज पूछना चाह रहा हूं कि सेल डिवाइड किया ही क्यों। अरे तुम चीज समझ में आ रही है, मतलब मैं आपको सिंपली क्या बोल रहा हूं कि अगर एक सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो वो क्यों कर रही है, उसका पीछे कारण क्या है, वो करने के बाद जो रिजल्ट शो करी वो तो सिग्निफिकेंस में आ जाएगा ना कि ये भाई अगर किसी का चोट लग गई, एक कोई उसका मांस का टुकड़ा उठ गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए, इंजरी रिपेयर करने के लिए, ट्रॉमा रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ शो करने के लिए, ये सब चीजें सिग्निफिकेंस में आते हैं। ये कॉज नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कॉज क्या है, ठीक है। सो ये सब चीजें आपके दिमाग में आ सकती है मैक्स टू मैक्स, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। होता क्या है, अब देखिए आपका जो सेल है वो दो रीजंस के कारण डिवाइड कर सकता है, या तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, ठीक है, जिसको हम एनसी रेशियो भी बोलते हैं, या फिर आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। अब कैसे, वो देखो आप, मान लो मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, अभी ग्रो नहीं किए यार, ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं रीड्रॉ करता हूं थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, ये एक सेल है। अब देखो आपके पास ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है। मान लो कि अभी जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 10 है, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्मिक है ये तुम्हारा, इसकी वॉल्यूम कितनी, 20 है, ठीक है। इधर आओ, अब ये सेल ग्रो हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा होने के अंदर मेन चीज बढ़ती क्या है, आपका साइटोप्लाज्मिक चीज ही बढ़ती है, आपका जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो ही बढ़ता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कितनी होगी, 40 होगी। न्यूक्लियस की वॉल्यूम अभी भी कितनी है, अब निकालो इनका एनसी रेशियो, ठीक है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब न्यूक्लियस का आपका कितनी वॉल्यूम थी, 10 थी, अपॉन में 20, 0.5 आ गया। इधर आपका 10 है, अब यहां पर कितनी होगी साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, 40, तो यहां कितना आ गया, 0.25 आ गया। तो एक चीज समझो, आपके पास पहले एक सेल था, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम 20 थी, न्यूक्लियस की वॉल्यूम 10 थी, तो उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। लेकिन जब आपका साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो उतनी ही न्यूक्लियस के लिए उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एनसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, वापिस ये सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड होकर के दो में टूट जाएगी, जो दोनों साइज इनमें छोटे होंगे। अगेन न्यूक्लियस इनको क्या कर पाएगा, कंप्लीटली अच्छे से हैंडल कर पाएगा। चीज समझ में आई, इस तरीके से होता है। तो और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को हम KI भी बोलते हैं, मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कैरियो वर्ड होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, कैरियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, एंड प्लाज्मिक वर्ड किसके लिए होता है, साइटोप्लाज्म के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वही चीज होगी, एनसी रेशियो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मतलब कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। अभी आप देखो, अगर एक सेल है, उसका मान लो ये कुछ सरफेस एरिया है और कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, ये ग्रो हुई, इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन जितनी वॉल्यूम बढ़ती है उस पर्सपेक्टिव में सरफेस एरिया बढ़ता है, नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। तो मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, सेल अगेन दो पार्ट्स में टूट जाती है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा ना, कि मान लो हमारे पास एक इतना बड़ा सर्कल है और एक इस तरीके से छोटे छोटे हैं, ठीक है, जितनी वॉल्यूम इतनी है उसकी ही उतनी ही इन छोटे छोटे वालों की है, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, जो छोटे छोटे वाले बनाए थे उनका। ऑब्वियस बात है, सेम चीज यहां पर होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ग्रोथ फेज हम किसको बोलते हैं, इंटरफेस, ठीक है, अभी बताता हूं, इसको भी छोड़ दो एक बार के लिए। व्हेन सेल ग्रोज इन साइज देन इट्स KI डिक्रीज, अभी हमने देखा था, सो टू रिस्टोर KI सेल डिवाइड्स, सिंपल सी चीज है। फिर क्या है, व्हेन सेल ग्रो इन साइज इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोथ इंक्रीज, बट वॉल्यूम इंक्रीज मोर एज कंपेयर टू सरफेस एरिया, सो सेल डिवाइड्स, ये भी हमने देख लिया। स्मॉल साइज सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव ड्यू टू हाई एनसी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना। इसको तो हम इससे ही करते हैं, समझ में आया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको कोजेस समझ में आ गए होंगे आई गेस, ठीक है, इसको लिख लेना, एनसीईआरटी में नहीं है बट ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल भी डिट्टो कॉपी हमें उसी के नक्शे कदम पे नहीं चलना है एनसीईआरटी के। कुछ चीजों को समझने के लिए हमारे को बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाना पड़ता है। चीज समझ में आ रही है तो नोट्स वगैरह यार बना लो, अच्छी चीज रहती है मेरे अकॉर्डिंग तो।
ये पीडीएफ वीडीएफ ज़्यादा काम नहीं आते, खुद के नोट्स बनाओगे तो बेटर रहेगा। नहीं बनाने हैं तो आपको तरीका बता दिया, एनसीईआरटी साइड में जो जगह होती है वहाँ पर ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ लिख लिया करो, बाकी एनसीईआरटी में से पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ सेल साइकिल। अब हम देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल बेसिकली है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस, cell duplicates their genome and synthesis of constituents of the cells and distributed into daughter cells। मतलब क्या, भी आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये सबसे पहले ग्रोथ शो करेगी, ठीक है, अब ये ग्रो कर गया, बट इसके अंदर डीएनए तो एक ही है। अब मेरे को अगर 2 सेल्स में डिवाइड करना है तो मेरे को दोनों के अंदर डालने के लिए 2 डीएनए होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद डीएनए डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। डीएनए डुप्लीकेशन के बाद जो भी चीज, जैसे मानो जो ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ और जो चीज चाहिए वो सारी डुप्लीकेट हो जाएंगी, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, सेल जो आपके हैं सेल डिवाइड्स हो जाते हैं। इस तरीके से आपकी जो है सेल साइकिल चलती रहती है। और यही वो चीज लिखी है कि वो क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके अंदर ये चीजें होती रहती है। एनसीईआरटी की लाइन अगर रीड करोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो सकती है। एनसीईआरटी के अंदर 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, ये दोनों याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये 2 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, कल मैं भी पूछूंगा सबसे पहले, फिर आगे चलेंगे। कि ह्यूमन सेल के अंदर जो सेल साइकिल है 24 आवर्स की होती है एंड ईस्ट के अंदर 90 मिनट्स की होती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल किस तरीके से होता है। पहले मैं आपको ओरली बताता हूं, फिर हम इसको लिखेंगे। अब देखो जस्ट अ सेकंड, हाँ, अब देखो आपके पास बेसिकली जो आपकी सेल साइकिल है, ठीक है, उसको हम ब्रॉडली 2 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपकी जो सेल साइकिल, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान इधर दे लो प्लीज, पूरा कॉपी पेन सब बंद कर दो, आप अपनी बुक्स जो खोल रखे सब बंद कर दो, ये डायग्राम को भी मत देखो, चाहे मेरी तरफ देख लो एक बार, ठीक है। आपको चीज समझ में आएगी। इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही समझने वाले हैं। अगर आप मेरे को सुनोगे ओरली जो मैं बोलता हूं, अभी 2-4 मिनट जो बोलूंगा उसके बाद उसको कट कट करके कैसे अच्छे से क्लियर कर देंगे, मेरे को सुन लो, इसके बाद ये चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। आओ अभी इधर। अभी देखो हमारे पास क्या है, बेसिकली जो सेल साइकिल है उसको हम और साथ साथ बोल रहे हैं भाई, फिर बोल रहा सालों घर पे आके पीटूंगा तुम्हारे को, ठीक है। हाँ, अब देखो जो हमारे पास सेल साइकिल है वो उसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स के अंदर मेजरली डिवाइड करते हैं, 2 फेज के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास होता है इंटरफेज, एक हमारे पास होता है एम फेज, ठीक है। कौन कौन से 2 होते हैं, एक होता है हमारे पास इंटरफेज एंड सेकंड होता है एम फेज। वेरी गुड, ठीक है। अब इंटरफेज क्या है, इंटरफेज को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। मतलब इंटरफेज के अंदर आपका जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता है, तो फिर क्या करेगा, तो इंटरफेस के अंदर जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। अब प्रिपेयर कैसे करेगा, सेल को डिवाइड होने के लिए शायद हो सकता है कुछ प्रोटीन चाहिए हो, कुछ अमीनो एसिड चाहिए हो, कुछ और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए हो सकते हैं, उसको अपना डीएनए डुप्लीकेट करके रखना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए रखना पड़ेगा ना, कुछ ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करने पड़ेंगे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो चेंजेस है ये हम कहां कर लेते हैं पहले से ही, किसके अंदर, इंटरफेस। वेरी गुड, इसीलिए इंटरफेस का तीसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रिपरेटरी फेज हो जाएगा। तो इंटरफेस को हमने क्या क्या बोला, इंटरफेस, नॉन डिवाइडिंग फेज एंड प्रिपरेटरी फेज। वेरी गुड, जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करता लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, डिवीजन के लिए। डन। नेक्स्ट चीज क्या ध्यान देनी है, नेक्स्ट चीज तुम ये याद रखो, जो इंटरफेस है वो 95% टाइम लेता है किसका, ओवरऑल सेल साइकिल का। सपोज करो अगर 100 मिनट की एक सेल साइकिल है तो उसके अंदर 95 मिनट अप्रोक्सीमेटली जो तुम्हारा सेल है वो क्या करेगा, सिर्फ इंटरफेज में ही रहेगा। लास्ट के तुम्हारे 5 मिनट के अंदर वो क्या शो करेगा, एम फेज शो करेगा और अपने आप को डिवाइड कर देगा। डन, ये चीज ध्यान होना चाहिए। अब फर्दर जो तुम्हारा इंटरफेज है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है। जो तुम्हारा इंटरफेज है वो कितने फेज के अंदर डिवाइडेड होगा, 3 फेज के अंदर। कौन कौन से, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। कौन कौन से, बोलो मेरे साथ, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब G1 फेज क्या है, G1 फेज की फुल फॉर्म होती है गैप फेज 1। डन। S फेज होता है सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज होता है गैप फेज 2। साथ साथ बोलते रहो, फिर बोल रहा हूं, अभी बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज के अंदर क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सब कहां हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी एंजाइम चाहिए, जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी अमीनो एसिड चाहिए, सब कहां हो जाएंगे, सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। डन। और G1 फेज, S फेज, G2 फेज, तीनों के अंदर जो सेल है वो ग्रोथ शो करता रहेगा कंटिन्यूअसली। उसके अंदर क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। क्यों, अरे ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा ना कि अगर एक सेल है वो ग्रो करके अपने आप को बड़ा करेगा फिर ही तो अपने आप को डिवाइड करेगा ना। तो इन तीनों फेज के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ हमारे को देखने को मिलती है। डन।
नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज हो एस फेज के अंदर। ब्रॉडली इनके अंदर इतना इतना है, अभी कुछ एक दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा आएंगे तो वो भी लिखा हुआ वो उसमें कर लेंगे। मेनली आपको जीवन के लिए क्या ध्यान रखना है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, अमीनो एसिड्स है, ये सब क्या हो जाएंगे इसके अंदर सिंथेसिस हो जाते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन तुम्हारे इसके अंदर सिंथेसिस हो जाता है, और जो बच्चा कुछ आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस है वो G2 फेज के अंदर कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर मेजरली G2 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस लिखा हुआ है, तो हम वही मान करके चलेंगे, वो बात की बात है, मैं आपको बता दूंगा। डन। नेक्स्ट चीज तुम्हारे को क्या ध्यान रखनी है, जो एस फेज है तुम्हारे पास, एस फेज के अंदर जो तुम्हारा डीएनए है वो डबल हो जाता है। जो डीएनए कंटेंट है, जीनोम कंटेंट है, जो भी तुम बोल सकते हो, वो क्या हो जाता है तुम्हारा डबल हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था नॉर्मल सेल के अंदर डीएनए कंटेंट कितना होता है, कितना 2C, वेरी गुड, कितना होता है 2C होता है, तो वो 2C से कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। और सर अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया आपने पहले तो हमारे को बताया था कि 2C को 2C में मेंटेन रखता है माइटोसिस एंड 2C को C में कर देता है मियोसिस, आपने तो 4C कर दिया, तो इसको बाद में हम तोड़ेंगे ना, तभी तो 2C वापस बैलेंस आउट हो जाएगा। तो आगे याद रखेंगे, अभी सिर्फ ध्यान रखो जो मैं अभी बता रहा हूं। एस फेज के अंदर तुम मेजरली क्या करोगे, डीएनए की डुप्लीकेशन करोगे, ठीक है। सेकंड चीज क्या करोगे, सेंट्रियोल जो हमारा एक ऑर्गेनेल था, पढ़ा है ना पिछले चैप्टर के अंदर, क्या चीज में हेल्प करेगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और स्पिंडल फाइबर यहां हमारे को चाहिए, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी किसके अंदर हो जाएगी। डन, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो डीएनए है बेसिकली, ठीक है, वो बहुत ऐसे ओपनली पड़ा होता है, उसको अगर तुम्हारे को बांध करके रखना है, अरे मैंने आपको बताया था ना कि मान लो आप पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, तो पतंग का जो धागा है वो कितना बड़ा सारा होता है, तो क्या उसको सीधा ही बिखेर करके रख दे तो घर पे, नहीं, उसको हम प्रॉपर्ली उसके जो मतलब घिरनी होती है, फिरकी होती है, उसके ऊपर बांध करके रखते हैं ना। तो वैसा ही जो बेसिकली वो है, वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो आपका डीएनए वो रैप्ड होता है, ठीक है। अब तुमने डीएनए अगर डबल करा है तो हिस्टोन प्रोटीन भी डबल करने, अरे हाँ सर, लॉजिक समझ रहे हो, अगर डीएनए कंटेंट डबल हो गया तो हिस्टोन प्रोटीन भी डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि उतना ही उसको संभाल करके रखना पड़ेगा। तो ये तीन मेजर काम कहां होते हैं तुम्हारे एस फेज में, डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है, फिर तुम्हारे पास सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ठीक है, फिर तुम्हारे पास हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, और बाकी प्रोटीन सिंथेसिस किसके अंदर होता है, G2 फेज के अंदर होता है। ये मेजरली ध्यान रखना है तुम्हारे को, समझ में आ गया। फिर आते हैं हमारे पास एम फेज। एम फेज जो है वो ब्रॉडली दो फेजेस के अंदर डिवाइडेड होगा, एक होता है तुम्हारे पास कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। अगेन कैरियो मतलब क्या होगा, कैरियो मतलब बोलो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, खत्म। और जो तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस है वो फर्दर 4 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज हमारा होता है प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, थर्ड होता है एनाफेज एंड फोर्थ होता है टीलोफेज। ये तुम्हारा ओपनली ब्रॉडली क्या है, एक सेल साइकिल, इतना ही हमने बार बार पढ़ना है। समझ में आ गया, मेरे साथ एक बार रिसाइड करो फिर लिखते हैं। सेल साइकिल को हमने ब्रॉडली कितने फेज के अंदर डिवाइड किया, वेरी गुड, कौन कौन से, हम बोलो बोलो, यस, डन। फर्स्ट क्या है तुम्हारे पास, इंटरफेज है, सेकंड क्या हो जाएगा, एम फेज हो जाएगा। जो इंटरफेज है उसको अगेन हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, यस 3, वेरी गुड, कौन कौन सा, यस यस, वेरी गुड, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, ठीक है। फिर जो हमारे पास बेसिकली था हमारा एम फेज, उसको भी हमने कितने में डिवाइड किया, वेरी गुड, 2 फेजेस के अंदर, कौन कौन से, नाइस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और जो कैरियोकाइनेसिस है उसको अगेन हमने कितने फेजेस में डिवाइड किया था, वेरी गुड, 4 में, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। समझ में। अब देखो इधर क्या चीज है, अब एक बार तुम्हारे को मैं ब्रॉडली दिखाता हूं फिर हम भरते हैं, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी सेल साइकिल होती है। ये जो हमारे पास है, रुको एक सेकंड, इसको अपन नहीं बनाते हैं, वो डायग्राम मेरे को मजा नहीं आ रहा है, आ जाओ। ये जो यहां से देख करके तुम्हारे को, ये देखो यहां से, एक सेकंड, हाँ, यहां से लेकर के जो तुम्हारे को ये इतना फेस दिख रहा है ना, ठीक है, ये हमारे पास सारा, हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास G1 फेज होगा, ये S फेज होगा, ये G2 फेज होगा, और ये हमारे पास जो इधर रिमेनिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, M फेज बोलेंगे। समझ में। अब M फेज के अंदर अगेन हमने क्या बोला था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा जो M फेज है, ठीक है। कौन कौन से में, ये जो इतना पार्ट तुम्हारे को दिख रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, ये वाला जो फेज है, ठीक है। और जो इतना फेज है हमारे पास रिमेनिंग, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था, मतलब ये जो हमारे पास है क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था जो कैरियोकाइनेसिस वो 4 फेजेस में डिवाइड है, कौन कौन से में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोफेज, ठीक है। फिर हमारे पास जाएगा मेटाफेज, पूरा नहीं लिख रहा है, सिर्फ ऐसा मेटा लिख देता हूं,
एनाफेज एंड टीलोफेज, इस तरीके से होता है हमारे पास। समझ में आ गया? और जो सेल साइकिल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। समझ में आ गया? अब इसको देखते हैं। ठीक है, देखो G1 फेज है, सेल ग्रोथ शो करेगा। मैंने तुम्हारे को बताया था G1 फेज, S फेज, G2 फेज, तीनों में कंटिन्यूसली तुम्हारी क्या होती है, ग्रोथ चलती रहती है। S में क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। G2 में अगेन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस चलता रहेगा। उसके बाद देखो ये सेल डिवीजन हो रहा है, M फेज है, एग्जैक्टली इंटरफेज था, ये इतना हमारे पास बचा, वो क्या हो जाएगा बाद में, M फेज हो जाएगा। M फेज के दो पार्ट्स है, साइटोकाइनेसिस एंड माइटोसिस लिखा हुआ है यहाँ। माइटोसिस को मत लिखना चाहिए तो कैरियोकाइनेसिस लिखना है एग्जैक्टली। यहाँ पर इसको मैं मिटा भी देता हूँ, यहाँ तुम कैरियोकाइनेसिस लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिख लेना कैरियोकाइनेसिस। उसके अंदर फिर अगेन देखो ये 4 फेजेस आगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और इनको सीक्वेंस के अंदर ही याद रखना है, अपनी तरफ से अपना कुछ जोड़ घटाव मत कर देना। अब ये जो फेज यहाँ देख रहे हैं इसके बारे में हम रुक के बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब जो चीजें बोलिए देखो क्या मजेदार यार, इतने सिंपलीफाइड चीजों के अंदर तुम्हारे को समझा देता हूँ, और सालों तुम फिर भी शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, मार खाओगे मेरे से किस दिन मैंने मिल गया तो। कितना 5 मिनट के जो कंक्लूजन बताया, अब इसको पढ़ के देखो, ये ही मिलेगा सब कुछ। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। इंटरफेस बताया था, नॉन डिवाइडिंग फेज है और प्रिपरेटरी फेज है। ठीक है, इट इज अ फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, मतलब 2 एम फेज के बीच में का फेज है। सिंपल सी बात, अगर ये सेल साइकिल 2 बार चलेगी तो 2 एम फेज के बीच में ही एक इंटरफेस आ जाएगा ना, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्या, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, बताया था। क्यों? क्योंकि 95% ऑफ टाइम लेता है सेल साइकिल का, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेटमेंट में आ सकता है 2026 में, याद रखना। ठीक है, 95% टाइम लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट स्टडीज, ये हमारे टाइपिस्ट आपको पता है बहुत धुरंधर आदमी है। हाँ, अब देखो, अकॉर्डिंग टू एंशियंट स्टडीज इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज इट इज नोन एज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले इसको रेस्टिंग फेज इसलिए बोल दिया जाता था क्योंकि यार ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो उनको लगता था और कुछ भी नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ शो करेगा, फर्स्ट चीज। फिर देखो G1, S और G2 तीनों के अंदर कितना अच्छा अच्छा काम हो रहा है भाई, वहां हम एंजाइम्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, वो बना रहे हैं। एस फेज के अंदर आप डीएनए डबल कर रहे हो, तो क्या सेल काम नहीं कर रहा? भाई मेन काम ही वही है। तो इसीलिए सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ध्यान रखना। और मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजना। और कितने तरह का मेटाबॉलिज्म, मतलब कितने तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन बेसिकली हमारी बॉडी परफॉर्म कर सकती है, वो भी मेरे को बता देना जरा। ठीक है, आ जाओ। इन दिस फेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर, यही सब मैंने बताया था तुम्हारे को। आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ G1 फेज। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हारे को फिर बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इसके मैंने 2 नाम लिखे ना, ये मतलब आ सकते हैं घुमा करके अगर वो डालना चाहे तो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास कैसे, अभी G1 फेज है कि ये M फेज के बाद में आ रहा है, हाँ, और क्या S फेज के पहले आ रहा है, हाँ, तो इनके ऐसे वाले नाम भी यूज हो सकते हैं। मतलब क्या, पोस्ट M फेज। पोस्ट मतलब तो समझते हो ना, मतलब पोस्ट मतलब जिसके बाद आ रहा है, तो किसके बाद आ रहा था, M फेज के, तो पोस्ट M फेज या फिर प्री S फेज। सही बात है। नेक्स्ट क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस होती है, पता है हमें। मैक्सिमम ऑर्गेनल डुप्लीकेशन इन दिस फेज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंजाइम सिंथेसिस, यही बताया था। अमीनो एसिड मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, और सेल ऑर्गेने और सेल ग्रोथ अकर्स होती रहती है। ये चीजें बताई थी। जो भी चीजें चाहिए हमारे को, प्रोटीन चाहिए थे, देखो प्रोटीन चाहिए थे वो बना लिए, एंजाइम चाहिए थे वो बना लिए, अमीनो एसिड चाहिए था वो भी बना लिया, ऑर्गेनल की डुप्लीकेशन कर दी, आरएनए बना लिया। तो सब जो भी चीज हमारे को जैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो सब हमने G1 फेज के अंदर बना करके खत्म कर दिया। समझ में आया? मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज था। और ये चीज और एक ध्यान रखना कि ये लॉन्गेस्ट फेज होता है किसका, इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, और सेल ग्रोथ होती रहती है, यही चीज मैंने बताई थी, तो याद होना चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या, एस फेज। अब देखो एस फेज किसके बाद आ रहा है, G1 के बाद आ रहा है, और किससे पहले आ रहा है, G2 के बाद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पोस्ट G1 फेज एंड प्री G2 फेज। अब देखो यहां क्या है, डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, बताया था। डीएनए कंटेंट्स डबल, बताया था। क्या हो जाता है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, 2C से कितना हो जाता है, 4C हो जाता है। और ये कितनी बार ही PYQ में आ रखा है, अगर तुम जाकर के देखोगे तो बहुत बार आ रखा है। इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2026 लिख देता हूं मैं। और एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर अभी से ही प्रेडिक्शन कर देता हूं, लास्ट ईयर इस साल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इस बार इस चैप्टर से मिनिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, जिसमें से एक क्वेश्चन गारंटेड प्रोफेज 1 से ही होगा और एक क्वेश्चन कहीं से तो और आएगा। सो बी रेडी। ठीक है,
प्रोफेज 1 या फिर एनाफेज 2 से रहेगा मियोसिस के। इज ये क्वेश्चन तो कंफर्म आउट ही आउट, रट्टा मार लेना, एक पेज है एनसीईआरटी का, ठीक है, मैं करवा भी दूंगा। डन, आ जाओ नेक्स्ट। क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसके अंदर। मतलब क्या है, डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस होता है सेंट्रियोल, यही बताया था कि डीएनए सिंथेसिस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आ जाओ जी टू फेज। जी टू फेज में क्या होता है, प्री एम फेज है, एम फेज से पहले आ रहा है, पोस्ट एस फेज है, एस फेज के बाद आ रहा है। आरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसको करेक्ट कर लेंगे हम, वैसे तो लिख लो चाहे, या यहां ये लिख लो प्रोटीन मेनली, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेनली सिर्फ जी टू फेज के अंदर प्रोटीन ही लिखा है, तो हमारे को वही याद रखना है, चीज ध्यान रखना। इतना थोड़ा सा अपनी बुद्धि ऑन द स्पॉट लगानी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेनली किसको करता है, प्रोटीन्स को ही करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, आपके ऑप्शन है G1, S, G2 एंड G0, तो G2 मत टिक करना, ये देख करके G1 ही टिक करना। अगर सिर्फ प्रोटीन दिख जाए तो फिर G1 मत करना, G2 ही करना। इन चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, अरे मेजर प्रोटीन देखो G1 के अंदर हो जाते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन S के अंदर होता है और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन G2 के अंदर। अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजना ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या काम करता है, बता देंगे आप, मेरे को पूरा भरोसा है। फिर क्या है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है, यही सब चीजें बताई थी, आ गया मजा। आयो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी नोट फेज, ठीक है। जी नोट फेज को हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, हम इसका मतलब क्या वो समझो पहले तो। इधर मेरी तरफ देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जरूरत से ज्यादा डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब भाई कोई सेल अगर जरूरत से ज्यादा डिवाइड कर रहा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो जरूरत से ज्यादा डिवाइड करे, तो मैं क्या करता हूं, उसको एक टेम्परेरी फेज के अंदर जाकर के अरेस्ट कर देता हूं। एक टेम्परेरी फेज के अंदर क्या करता हूं, अरेस्ट करता हूं, जिसके अंदर वो अपने सारे काम नॉर्मल सेल की तरह करेगा, जो भी उसको काम करना है वो नॉर्मल सेल की तरह करेगा। इसलिए सेल क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, लेकिन सेल जो तुम्हारा है वो सिर्फ डिवाइड नहीं करेगा। ये मैं टेम्परेरी बेस के अंदर कर सकता हूं। और मान लो अगर कल को मेरे को जरूरत होगी कि नहीं इन सेल को डिवाइड करवाना है, तो मैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उनको क्या करवा लूंगा, डिवाइड करवा लूंगा। इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, जी नोट फेज बोलते हैं। जी नोट फेज मेजरली टेम्परेरी होता है, लेकिन कुछ कुछ सेल्स के अंदर परमानेंट भी हो सकता है। मतलब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ के अंदर कभी डिवाइड नहीं करते हैं। उनके दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दूंगा, एक नर्व सेल होता है, एक कार्डियक सेल होते हैं, ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक चीज क्या होती है, हाँ, एक अगर तुम्हारे को यहाँ पर फैक्ट बताऊं ना, तो हमारे को क्या लगता था कि छोटे होते कि यार जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर न्यूरॉन्स ज्यादा होते थे, जिसके कारण हमारे अंदर क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितने आपके बर्थ के टाइम पर न्यूरॉन्स और हार्ट सेल्स होते हैं, उतने ही आपके डेथ के टाइम पे भी होते हैं, हो सकता है उससे कम ही हो जाए, बल्कि ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है, बेसिकली उनके कनेक्शंस के कारण जो तुम्हारी है वो इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है। उनके जो इंटर कनेक्शंस हैं उसके कारण क्या है, तुम्हारी जो इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है। कि मान लो सपोज करो बर्थ के टाइम पर एक न्यूरॉन एक ही न्यूरॉन से कनेक्टेड है, फर्दर हो सकता है लेटर ऑन एडल्ट स्टेज के अंदर वो एक न्यूरॉन 20 अदर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड हो, तो इन इंटर कनेक्शंस की वजह से इंटेलिजेंस आती है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो 2019 के अंदर एक PYQ आया था जिसको 99.99 बच्चे % गलत करके आए थे। अब देखो इधर क्या है, अगर तुम ध्यान से इस सेल साइकिल को ऑब्जर्व करोगे तो हमारे को एक चीज दिखेगी कि जनरली हमारे को क्या लगता है कि अगर हम जी नोट फेज के अंदर सेल को डाल रहे हैं, सेल को टेम्पररी या परमानेंट बेस पे अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम सेल साइकिल से बाहर निकाल रहे हैं। वो क्या हो रहा है, सेल साइकिल से एग्जिट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2019 में उठा करके क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज जी नोट फेज, 4 ऑप्शन थे, जिसमें 2 ऑप्शन क्या थे, एक ऑप्शन था एग्जिट फ्रॉम G1 फेज, एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, और एक था सस्पेंडेड इन सेल साइकिल। आप एक चीज ध्यान रखो, जी नोट फेज के अंदर जो सेल है वो सेल साइकिल से एग्जिट नहीं होता है, वो सेल साइकिल से बाहर नहीं निकलता है, वो सेल साइकिल के अंदर जस्ट अरेस्टेड रहता है या फिर सेल साइकिल के अंदर सस्पेंडेड रहता है। अरेस्टेड या सस्पेंडेड दोनों वर्ड्स यूज कर सकता है, चीज ध्यान रखना। 2019 के अंदर क्वेश्चन आ गया था और बहुत सारे बच्चे इसको क्या करके आए थे, वही वाला करके आए थे कि वो क्या होगा, बेसिकली अरेस्टेड की जगह वो एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल वाला, वो गलत है। अभी भी कुछ बुक्स के अंदर आपको PYQ मिल जाएगा और उसका आंसर एग्जिट वाला दे रखा है, वो गलत है। मैं फिर बोल रहा हूँ सस्पेंडेड या अरेस्टेड वाला ही सही आंसर है, वही मान करके चलना, ठीक है। अगर इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखोगे ना, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स में वो गलत दे रखे हैं। या एनसीईआरटी वाला डायग्राम यहाँ देखो, तुम्हारे को ये इतना पर्पल कलर से इसने सारा क्या बनाया है, G1 फेज बनाया। अब तुम्हारे को जी नोट फेज दिख रहा है क्या, कौन से कलर से बना हुआ है, पर्पल से, मतलब जी नोट फेज G1 का पार्ट है। सेल साइकिल से एग्जिट नहीं करता, सेल किससे एग्जिट कर रहा है, G1 फेज से एग्जिट कर रहा है। चीज समझ में आई।
मतलब सेल सेल से कैसे एग्जिट नहीं करेगा, सेल जीवन फेज से एग्जिट कर जाता है, क्योंकि अगर जीवन फेज के अंदर आ गया तो वो एस के अंदर चला जाएगा, G2 के अंदर चला जाएगा, M के अंदर चला जाएगा, तो फिर तो वो डिवाइड करता ही रहेगा। इसीलिए हम उसको जीवन फेज से बाहर निकालते हैं और जरूरत पड़ने पर वापस अंदर भी ले सकते हैं। चीज ध्यान रखना, ठीक है, यही सब मैंने लिखे, आप एक बार पढ़ लो। हाँ, सेल एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज सही है, इनएक्टिव स्टेज होती है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल डिवाइड नहीं करते हैं, पता है हमें। सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी डू नॉट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ लाइक नर्व सेल्स एंड हार्ट सेल्स। इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम एक चीज लिख देते हैं 2026 और इसको हाईलाइट भी करके रख लो। अरे ये क्या हो गया यार, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर टेम्परेरी इन जी नॉट फेज, दे कैन डिवाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ये मैंने बताया, जब भी अगर बॉडी को भी फर्दर जरूरत होगी तो वो वापस डिवाइड कर सकते हैं। इट इज सस्पेंडेड इन साइकिल, इंपॉर्टेंट है। और यही तुम्हारा 2019 का PYQ भी है, जाकर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लास्ट हमारे पास है एम फेज। एम फेज क्या है, डिवाइडिंग फेज, इसको तुम नॉन प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज एक्चुअल डिवाइडिंग फेज, सही है। इट इज, ये इंपॉर्टेंट है, यहां मैंने एक चीज लिख दी, मतलब लिख दी, ध्यान रख लेना, 2026 मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ये लाइन आपको एम फेज के लिए याद होनी चाहिए कि एम फेज को हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। मैंने 2026 लिख दिया, मतलब आएगा, मतलब आएगा। एक चीज मैं आपको अभी बताता हूं, फिर से मैंने पहले भी बोली थी कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से इस बार पक्का आएंगे, मतलब आएंगे, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कंप्लीट्स इनटू 2 फेज, मैंने बताया था, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डन। अब इसके बाद हमारे को क्या पढ़ना है, कैरियोकाइनेसिस पढ़ना है डिटेल के अंदर, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा, और सॉरी थोड़ा सा जो आपको बेसिकली बीच में इनकन्वीनियंस हुआ, इस चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ पूरा, ताकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम 3 4 5 लेक्चर्स एडवांस ही रिकॉर्डिंग रखें, ताकि मेरी तरफ से अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमारा लॉस ना हो, तो हमारा फ्लो के अंदर ही चीज़ें चलती रहे। लेकिन उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा और वो चीज़ें मैनेज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, छुट्टी मत करना, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक दिवाली वाले दिन छुट्टी रखेंगे और एक छठ पूजा का जो मेन दिन होगा वो ये 2 दिन छुट्टी रखेंगे, बाकी आपके कंप्लीटली सब दिन लेक्चर्स आएंगे, मतलब आएंगे। समझ में आ गया? कंप्लीटली पढ़ाई करते रहो, मजे के साथ एंजॉय करते हुए। जनाब ये 1 साल, ये 6 महीने 7 महीने के अंदर हमारे को रिवोल्यूशन लेकर के आना है। अभी भी छुट्टी वुट्टी के चक्कर में मत इधर उधर घूमते फिरो। अभी तुम्हारे को 1 हफ्ता 10 दिन की छुट्टी चाहिए, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर 10 दिन के लिए लेना, फिर कुछ हो जाए, फिर यूं ही काट दो तुम आधा टाइम, तो पहले ही टाइम कम बचा है, ठीक है। तो जितना टाइम बचा उसको अच्छे से यूज़ करो, ये सब चीज़ों के अंदर हमारे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट साल कॉलेज के अंदर जाकर के दिवाली में और मज़ा आएगा, नेक्स्ट साल कॉलेज के अंदर छठ पूजा के अंदर और मज़ा आएगा, या और भी जितने भी फेस्टिवल आएंगे वो और अच्छे लगेंगे वहाँ जाकर के, ठीक है। तो चीज़ों को एंजॉय करते हुए पढ़ो। और अब मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं आने देगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोला था, ये बैच तुम्हारे लिए कंप्लीट बैच है 360 के लिए। जैसे कुछ बच्चे जो मेरे साथ कनेक्टेड थे उनको बायो लीग के लिए रिग्रेट होता है, आज भी अगर जो बच्चे कनेक्टेड अगर इस चीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, कल को विश्वास बैच के लिए भी रिग्रेट करेंगे, यार काश फॉलो कर लेता साला, एक क्वेश्चन जो सर ने बताया था वहीं से आया, और इतने प्यारे तरीके से आपको बेसिकली चीज़ें बताई जा रही है। चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अभी भी कंप्लीटली तबीयत ठीक नहीं हुई है, बट आई होप जल्दी 1-2 दिन के अंदर सेट हो जाएगी, लेकिन अब लेक्चर्स आते रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना रखते हैं, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। लगभग हमने एनसीईआरटी के 2.5-3 पेज पढ़ लिए, ये इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, आगे का कल समझेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।